नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम आलोचना विधा का अध्ययन करेंगे। हम हिंदी के गद्य विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक नाटक को देख लिया, निबंध को देख लिया, कहानी और उपन्यास को देख लिया। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे और जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते थे, इन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आलोचना विधा। इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी परीक्षाओं में कथन पूछे जाते हैं, कथन वाले प्रश्न, विद्वानों के कथन, आलोचकों के कथन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को पूरा देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ठीक है। इसके अलावा अगर आलोचना की परिभाषाओं की बात करें, मैं यहाँ अगर लिखूंगी तो परिभाषाओं को अगर लिखना चाहूँ तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि साहित्य जीवन की व्याख्या है तथा आलोचना साहित्य की व्याख्या है। वहीं श्याम सुंदर दास कहते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना होगा। गुलाब राय का कथन है कि साहित्य और साहित्यकार के रहस्यों को उद्घाटित करना आलोचना है। तो ये कुछ आलोचना की परिभाषाएं थी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करें आधुनिक आलोचना का आरंभ कब से मानना चाहिए, तो इसका आरंभ भारतेंदु जी ने एक निबंध लिखा था नाटक नाम से, नाटक शीर्षक से, उससे आधुनिक आलोचना का आरंभ माना जाता है, जो कि सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हालांकि सभी विद्वान नहीं मानते हैं। गुलाब राय के अनुसार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम आलोचक हैं और इनका यह निबंध नाटक निबंध हिंदी की पहली आलोचनात्मक रचना है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने हिंदी का प्रथम आलोचक माना है और प्रथम आलोचनात्मक रचना जो है संयोगिता स्वयंवर को मानी जाती है। संयोगिता स्वयंवर को माना जाता है। इसकी आलोचना हिंदी प्रदीप में इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से की थी। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर जो कि लाला श्रीनिवास दास का नाटक था 1885 ईस्वी में, इसकी आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नाम से लिखी थी और जो कि हिंदी प्रदीप पत्रिका में 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसे हिंदी के प्रथम आलोचक और आलोचनात्मक रचना माना जाता है और यह सर्वमान्य तथ्य है। अगर बात करें पुस्तकाकार रूप में लिखी गई हिंदी की पहली आलोचना, जो कि एक पूर्ण रूप में एक पुस्तक थी, तो वह थी हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना थी। 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह लाला सीताराम द्वारा कालिदास के हिंदी में अनुदित नाटकों की समीक्षा थी। ठीक है। तो लाला सीताराम ने कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था और उसकी समीक्षा इन्होंने हिंदी कालिदास की आलोचना नाम से 1901 ईस्वी में की थी। तो इसे पुस्तककार के रूप में यानी पुस्तक के रूप में लिखी गई हिंदी की पहली आलोचनात्मक रचना माना जाता है। आशा है आप इन तथ्यों को अच्छी तरीके से याद करेंगे। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक निबंध में भारतीय नाट्य सिद्धांतों के साथ ही पाश्चात्य नाट्य कला का भी परिचय दिया है। भारतेंदु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास आदि कवियों की परिचयात्मक आलोचना लिखी है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना का जनक माना गया है। प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता की विस्तृत समालोचना प्रस्तुत की थी। इसके अलावा प्रेमघन के आलोचना संबंधी विचार प्रेमघन सर्वस्व और आनंद कादम्बिनी में मिल जाते हैं। इन्होंने नील देवी और बंग विजेता की परिचयात्मक आलोचना लिखी थी। अगले तथ्य की बात करें तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रस्तुत की थी, जो अभी हमने देखा, मैंने आप लोगों को बताया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, एकांतवासी योगी आदि की आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का दृष्टिकोण रसवादी था। उनके कुछ लेखों में काव्य भाषा और साहित्य के प्रयोजन पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचक के रूप में सबसे पहला मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था।
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को अपनी आलोचना का विषय बनाया। आलोचना में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण नैतिकवादी रहा है। किस प्रकार का रहा है? नैतिकवादी पूछा जा सकता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन प्रकाशित किया था। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित बिहारी और शादी फारसी के कवि थे की तुलनात्मक आलोचना से माना जाता है, जो कि यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा पद्म सिंह शर्मा के अन्य जो ग्रंथ हैं, एक है बिहारी सच्चाई की भूमिका, जो प्रेमचंद की साहित्य साधना और हिंदी गद्य काव्य, ये इनकी रचनाएं हैं, पूछी जाती है परीक्षाओं में पद्म सिंह शर्मा की। ठीक है, इनकी जो रचना है बिहारी और शादी, यह हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना है, इसे भी याद रखिएगा। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र आदि प्रमुख हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिख करके देव को बड़ा बताया था। इसके अलावा लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव को लिख करके बिहारी को बड़ा बताया था। तो यह काफी विवाद चला था और ये दोनों याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने कौन सी रचना लिखी थी। तो इन्होंने लिखी थी देव और बिहारी, और इसमें इन्होंने देव को बड़ा बताया। और लाला भगवान दीन ने लिखी थी बिहारी और देव, और इन्होंने बिहारी को बड़ा बताया था। मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में अपने हिंदी नवरत्न में हिंदी के प्रमुख 9 कवियों कौन कौन सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र की विस्तृत आलोचना प्रस्तुत की। इसमें आलोचना का आधार तुलनात्मक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी नवरत्न में कौन से कवि शामिल हैं या नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से इसको याद रखिएगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में देव को बहुत ऊंचा स्थान दिया और बिहारी को उनके बाद रखा था। वहीं लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया था। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः नागरी प्रचारी सभा के प्रकाशन से माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने तुलसीदास और भारतेंदु पर गवेषणात्मक आलोचना प्रस्तुत की थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन के माध्यम से नवीन समीक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया था। वहीं बात करें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, तो इन्होंने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना की और इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। रचनाओं के समय को जो है हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, और जो तथ्य यहाँ पर इस क्लास में छूट जाएंगे उनको मैं प्रश्न जब मैं करवाऊंगी तो वहां पर भी मैं तथ्यों को बताती चलती हूँ व्याख्या के साथ, तो वहां पर भी आपको कुछ तथ्य देखने को मिलेंगे। तो अब क्लास जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए इतने तथ्य इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से प्रस्तुत की है। बाबू गुलाब राय ने भारतीय रस सिद्धांत के साथ ही कला साहित्य, कविता आदि के संबंध में पाश्चात्य विचारकों के मत को भी समाहित किया है। बाबू गुलाब राय ने साहित्यिक सिद्धांतों के समन्वय पर सर्वाधिक बल दिया था। बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना मुख्य रूप से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर की, किंतु यत्र तत्र पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों और मनोविज्ञान का भी सहारा लिया था। अब देख रहे हैं सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित लेखक और रचनाएं। लाला भगवान दीन की रचना है व्यंग्यार्थ मंजूषा। अर्जुन दास केडिया की रचना है भारती भूषण। श्याम सुंदर दास की रूपक रहस्य। कन्हैयालाल पोद्दार की रस मंजरी और अलंकार मंजरी, रस कलश सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबू गुलाब राय का काव्य रूप अपेक्षाकृत प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का अच्छा समन्वय किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो तथ्यों वाले प्रश्न, तथ्य जो है इनसे सत्य असत्य वाले प्रश्न और कथन वाले प्रश्न बनेंगे, तो इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए। बाबू गुलाब राय ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कतिपय समीक्षा सिद्धांतों से अपनी असहमति व्यक्त की है तथा उनके रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित त्रुटियों की ओर संकेत किया है। अब देखते हैं हम व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित लेखक और उनकी रचनाएं। हरिऔध जी की रचना है व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित कबीर वचनावली की भूमिका, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना।
कृपाशंकर शुक्ल का है केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर। राधा कृष्ण शुक्ल का है नाट्य कला। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। जनार्दन मिश्र ने लिखा था विद्यापति और गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश ने लिखा था महाकवि हरिऔध। और रामनाथ सुमन की है प्रसाद की काव्य कला। ये रचनाएं याद रखिएगा। चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं। सूर और तुलसी इनके भी आदर्श रहे हैं। चंद्रबली पांडे ने भी कबीर की उपेक्षा की है तथा जायसी के संदर्भ में सूफी सिद्धांतों पर विस्तार से लिखा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल शोध वृत्ति के समीक्षक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम तथा व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में निर्गुण काव्यधारा पर विशेष रूप से काम किया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा था। तो सबसे पहले हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से किसने जोड़ा था? तो वो थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। किस रचना में? योग प्रवाह में, जिसका प्रभाव सभी समकालीन आलोचकों पर पड़ा था। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में केशवदास का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। लक्ष्मी नारायण सुधारसु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं। लक्ष्मी नारायण सिद्धांतों का काव्य में अभिव्यंजनावाद प्रथम आलोचना ग्रंथ है। इसमें उन्होंने आचार्य शुक्ल की कई बातों का खंडन किया है तथा क्रोची के सिद्धांतों की भारतीय काव्य सिद्धांतों से तुलना की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी नाट्य साहित्य का विकास में संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की है। रामशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना दर्श श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है यह। रामशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार, पीयूष और नाट्य दर्पण में आलोचना के स्वरूप एवं विकास की समीक्षा की है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज इंदु पत्रिका, जो कि 1906 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी, प्रसाद जी के संपादकीय टिप्पणियों में मिलते हैं। कौन सी समीक्षा के बीज? स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज। ठीक है। इसी समय लगभग सभी छायावादी कवियों जैसे कि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए अनावश्यक समझा तथा काव्य रचना के साथ ही समीक्षा का भी कार्य आरंभ किया। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पाश्चात्य रोमांटिक क्रिटिसिज्म का हिंदीकृत रूप है। अतः छायावादी कवियों पर सेली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ का प्रभाव देखने को मिलता है। ये सभी अंग्रेजी के कविता लिखने वाले कवि हैं। व्यक्तिवादी काव्य में व्यक्ति चेतना का भाव जागृत हुआ। परिणामतः प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव और पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में यह प्रकट हुआ था। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण समीक्षा कृति है। इसमें उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटक में रस का प्रयोग, नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच, छायावाद आदि पर विद्वत्तापूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद जी ने रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना है और छायावादी कवियों में निहित रहस्य भावना को उससे जोड़ा है। प्रश्न बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवाद का उद्भव किस युग से माना है? तो वैदिक युग से माना है। प्रसाद जी वस्तुतः सौंदर्यवादी एवं सांस्कृतिक प्रतिभा के समीक्षक थे। उनकी आलोचना में शोधात्मक वृत्ति भी देखने को मिलती है। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रसाद की नाट्य कला का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। बात करें डॉक्टर विजेंद्र स्नातक एवं कन्हैयालाल सहगल की, तो इन्होंने कामायनी पर एक सम्मिलित समीक्षा प्रस्तुत की। सम्मिलित यानी इन दोनों ने एक साथ मिलकर कामायनी की समीक्षा लिखी। सुमित्रानंदन पंत ने 1926 ईस्वी में पल्लव की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। सुमित्रानंदन पंत ने युगपथ तथा छायावाद युग एक पुनर्मूल्यांकन शीर्षक स्वतंत्र समीक्षा ग्रंथों की रचना की थी। यदि मैं कामायनी लिखता में पंत जी ने विवेच्य ग्रंथ की बड़ी संतुलित समीक्षा की है। किसकी रचना है यदि मैं कामायनी लिखता? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा में सौंदर्य बोध एवं गंभीर अनुभूति का अच्छा समन्वय मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रायः अपने ऊपर लगाए गए आक्षेपों के उत्तर में आलोचना लिखी है, अतः इनकी आलोचना कहीं कहीं व्यक्तिगत हो गई है।
निराला जी के आलोचनात्मक प्रतिभा के दर्शन तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में काव्य भाषा, छंद, लय, तुक आदि पर व्यक्त विचारों में मिलते हैं। निराला ने विद्यापति और चंडीदास पर अच्छी समीक्षा लिखी। काव्य में रूप और अरूप, मेरे गीत और कला निराला जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी ग्रंथ हैं। अगर निराला जी की बात करें तो छायावाद में जितने भी कवि हुए हैं, छायावादी कवियों में सबसे सफल आलोचक निराला को ही माना जाता है। और निराला ने रीतिकाल को क्षय रोगग्रस्त कहा था। परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि किसने रीतिकाल को क्षय रोगग्रस्त कहा है, तो निराला ने कहा था। निराला की रचनाएं पंत और पल्लव हैं, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा रविंद्र कविता कानन, यह भी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों की भूमिका में उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा द्रष्टव्य होती है। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं को गंगा प्रसाद पांडे ने महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में प्रकाशित कराया है। महादेवी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद पर विचार करते समय भारतीय दर्शन से प्रभावित रही हैं। उन्होंने स्वच्छंदतावाद एवं व्यापक काव्य चेतना का भी परिचय दिया है। अगला तथ्य देखते हैं। यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद महादेवी वर्मा के श्रेष्ठ समीक्षात्मक निबंध हैं। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के विकास क्रम में एक अन्य आलोचना पद्धति का उन्मेष देखा गया, जिसे प्रभाववादी समीक्षा कहते हैं। हिंदी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना करते समय प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया था। भगवत शरण उपाध्याय ने गुरु भक्त सिंह भक्त की नूरजहां की आलोचना प्रभाववादी पद्धति पर की है। स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचनाओं के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में समाजशास्त्री या प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी या अंतश्चेतनावादी, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक, इन तीन नवीन समीक्षा सिद्धांतों एवं पद्धतियों का विकास हुआ है। मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी या अंतश्चेतनावादी जो आलोचक थे, इनमें अज्ञेय आते हैं, प्रभाकर माचवे आते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं, इलाचंद जोशी आते हैं। अगला तथ्य है, शांतिप्रिय द्विवेदी मूलतः सौंदर्यवादी समीक्षक हैं। किस प्रकार के समीक्षक हैं? सौंदर्यवादी, किंतु युग और साहित्य में वह प्रगतिवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी सौंदर्य को वस्तु में नहीं, सामाजिक मन में स्थित मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य में संकलित हैं। इंपॉर्टेंट है। हिंदी में प्रगतिवादी यानी कि मार्क्सवादी समीक्षा के पुरस्कर्ता डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता विशाल भारत में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मार्क्सवादी समीक्षकों में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। डॉक्टर चौहान अंग्रेजी के मार्क्सवादी समीक्षक कार्डवेल से विशेष प्रभावित थे। डॉक्टर सिद्धांत सिंह चौहान ने आलोचना, जो कि एक पत्रिका थी, त्रैमासिक नामक एक उत्कृष्ट पत्रिका 1951 ईस्वी में प्रकाशित की। यह पत्रिका हिंदी आलोचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसके वर्तमान संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह की समीक्षाओं का संकलन दुआब नाम से 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दिनकर ने कविता को कला के लिए विचारधारा का अनुवर्ती नहीं माना है। मोहन राकेश की साहित्यिक दृष्टि अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की समीक्षा में पूर्वाग्रह, वादाग्रह और पक्षपात का अभाव है। वहीं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने प्रेमचंद एक विवेचन में समाजवादी दृष्टि से प्रेमचंद के साहित्य का निष्पक्ष एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया है। आलोचना तथा काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन आदि समीक्षात्मक कृतियों में डॉक्टर मदान ने साहित्यकारों एवं प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, यौनवाद जैसे वादों का प्रबल विरोध किया है। किसने विरोध किया है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने। फ्रायड, एडलर, युंग आदि मनोविश्लेषकों ने एक नई शाखा मनोविश्लेषण की स्थापना की थी। फ्रायड ने काम वृत्ति को ही जीवन की सर्वप्रमुख शक्ति एवं प्रेरणा माना है। अतः साहित्य को साहित्यकार की दमित काम वासना की अभिव्यक्ति माना है। एडलर ने हीनता की पूर्ति की प्रवृत्ति को तथा युंग ने जिजीविषा या अमरत्व की आकांक्षा को जीवन की प्रेरक शक्ति के रूप में माना जाता है। हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो प्रश्न हैं वह उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम केवल एक परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आजकल वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं
तो आशा है आप लोग भी केवल किसी एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। सिलेबस 80% मिलता जुलता रहता है, सबका सेम ही रहता है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो सबका एक ही रहता है, लेकिन काव्य शास्त्र में 2 काव्य शास्त्र आते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आलोचना में भारतीय आलोचना और पाश्चात्य आलोचना भी आती है। तो इस यहाँ से 2-3 तथ्य हम पाश्चात्य आलोचना से संबंधित देख रहे हैं, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि अगर आप BSSP की परीक्षा देने जाएं या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जाएं, तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधित्व इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने किया है। इलाचंद जोशी ने अपने उपन्यासों में विशेष रूप से एडलर के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की है। इलाचंद जोशी ने फ्रायड को दैत्य विचारक के रूप में घोषित किया है। इलाचंद जोशी ने साहित्य में दुखवाद में विषाद नामक नवीन रस की कल्पना की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इलाचंद जोशी की मान्यता है कि समाज में शोषण, अन्याय, उत्पीड़न आदि को देखकर जो पीड़ा होती है, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति विषाद रस है। अज्ञेय आरंभ में एडलर के प्रभुत्व की कामना और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से प्रभावित है, साथ ही वासना के सिद्धांत को मानते हैं। डॉक्टर देवराज ने अपने शोध प्रबंध आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति अपनाया है, जिसमें इन्होंने साहित्य और मनोविज्ञान के अंतर संबंधों पर प्रकाश डाला है। वहीं बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा, तो इन्होंने नई कविता की छद्म छायावादिता के खिलाफ आवाज बुलंद की और रोमानी भावुकता का विरोध किया। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचना के क्षेत्र में नई कविता के प्रतिमान बड़ी चर्चित कृति रही है। प्रकाश चंद्र गुप्त मार्क्सवादी आलोचक हैं और इन्होंने ध्वंसात्मक आलोचना से अपने को सदैव दूर रखा और सर्जनात्मक आलोचना को उजागर करने की पहल की थी। तो किसकी पहल की थी? प्रकाश चंद्र गुप्त ने सर्जनात्मक आलोचना को उजागर करने की। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रखर और व्यापक आलोचना का परिचय कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक पुस्तक में मिलता है। मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया और प्रगतिशील भूमिका का समर्थन भी किया। नई कविता के दौर में मुक्तिबोध ने बुद्धिजीवियों में विकसित होने वाले अवसरवाद को पहचाना और उसकी भर्त्सना की। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कविता संबंधी अनेक मान्यताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव द्रष्टव्य है। डॉक्टर देवराज दार्शनिक शैली से गंभीर चिंतन करने वाले आलोचक हैं और इनकी आलोचना समसामयिक साहित्य से संबद्ध है। अगला तथ्य है डॉक्टर देवराज की छायावाद का पतन, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, चौंकाने वाली प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक है। डॉक्टर देवराज की आलोचना का महत्व यह है कि उन्होंने छायावाद की दुर्बलताओं पर एकाग्र चित्त से चिंतन किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ख्याति नवलेखन और नई कविता के महत्वपूर्ण आलोचकों में है। उन्होंने काव्य भाषा की सृजनशीलता को अपनी आलोचना का केंद्र माना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा है और उनकी प्रमुख समीक्षा कृति भाषा और संवेदना है। तो भाषा और संवेदना किसकी आलोचनात्मक रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। धर्मवीर भारती की मानव मूल्य और साहित्य ऐसी समीक्षा कृति है जिसमें नए मूल्यों के संदर्भ में रचना पर जोर दिया गया है। श्रीकांत वर्मा ने नई कविता में चिंतन तत्वों को खोजने का प्रयास किया है और डॉक्टर रघुवंश का समीक्षा क्षेत्र भारतेंदु से लेकर नई कविता तक है। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य उनकी ऐसी ही कृति है। अब हम अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके आज की इस क्लास का, बहुत ही महत्वपूर्ण यह हिस्सा है। इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा और यहाँ से आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश में बस्ती में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर आलोचना में शुक्ल युग बनाया गया है, जिसका समय है 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक के समय को हम शुक्ल युग कहते हैं हिंदी आलोचना में।
ठीक है। और इनके आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसे हम पढ़ते हैं, और वह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं, हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद है, और इनके अन्य सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी कुछ लेख रस मीमांसा और चिंतामणि के 2 भागों में संकलित हैं। आचार्य शुक्ल की समीक्षा संबंधी सैद्धांतिक दृष्टि मूलतः तुलसी के रामचरितमानस से प्रभावित है। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक समीक्षा का प्रौढ़तम रूप तुलसी, भ्रमरगीत, सार और जैसी ग्रंथावली की भूमिकाओं में मिलता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कला के लिए और कला जीवन के लिए दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का अभूतपूर्व प्रयास किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतार कर मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया था। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की थी, और यह रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस के मध्यम कोटि कहा है, तथा इसके भीतर ही भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा तथा विभावानुभाव सहित संचारी भाव के स्वतंत्र वर्णन को भी स्थान दिया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने रस की मध्यम कोटि की स्थापना शील वैचित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए और निकृष्ट कोटि की स्थापना चमत्कार प्रधान काव्यों की समीक्षा के लिए की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पाठीकृत आचार्य कहा जाता है। अब बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, और इसमें इनके 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य लिखे गए निबंधों का संकलन है। पूछा जा सकता है कि इसमें किस चीज का वर्णन है, तो 1930 से 1940 के मध्य लिखे गए इनके निबंधों का संकलन किया गया है। इस ग्रंथ से नंद दुलारे वाजपेयी को विशिष्ट नवागत के प्रेमी, प्रशंसक और विवेचक के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठा मिली थी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में आचार्य वाजपेयी ने आलोचना संबंधी अपनी 7 चेष्टाओं की ओर संकेत किया है, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन सी वो चेष्टाएं हैं। कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीकी शैली का अध्ययन, समय, समाज तथा अन्य प्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का अध्ययन और काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य तथा संदेश का अध्ययन। नंद दुलारे वाजपेयी ने 4 प्रमुख समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कही है, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने किन समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कही। तो इन्होंने कहा है वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, जैसे कि फ्रायड, युंग और एडलर से प्रभावित, समाजवादी समीक्षा जिसे मार्क्सवादी समीक्षा भी कहते हैं, कला विज्ञानवादी, पुरानी परंपरा और उपयोगितावादी या नीतिवादी जिसे आई ए रिचर्ड की समीक्षा माना जाता है, इनसे बचने की सलाह इन्होंने दी है। आचार्य वाजपेयी ने रस को भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य की अभिव्यंजना पक्ष से संबंधित माना है। नंद दुलारे वाजपेयी पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र के सुंदरतम तत्वों का समन्वय चाहते हैं। आचार्य वाजपेयी भारतीय विचारधारा को आदर्शोन्मुख रखते हुए स्वस्थ और विकासोन्मुख यथार्थवाद को स्वीकार करना चाहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रकृतिवादी अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद और निराशा और कुंठावादी यथार्थवाद को हिंदी साहित्य से अलग रखने की बात कही है। तो किनको अलग रखने की बात कही है, यह भी याद रखिएगा। भारतीय साहित्य शास्त्र में भावक या समीक्षक को सहृदय कहा गया है, और आचार्य वाजपेयी ने सहृदय का अर्थ मानवीय संवेदनाओं से परिचित व्यक्ति को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने नई कविता के संदर्भ में चर्चित क्षणवाद, संशयवाद, लघु मानववाद, अस्तित्ववाद आदि को युद्ध की विभीषिका और प्रयोगवाद के रूप में माना है। आचार्य वाजपेयी के अनुसार नई कविता में एक समरसता आ रही है जो भारतीय काव्य चिंतन, दर्शन और विचारधाराओं के योग से बन रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत तुलसी के आधार पर निर्मित हुए हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी की काव्य मान्यताएं जयशंकर प्रसाद से प्रभावित हैं।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा शैली की दृष्टि व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला की राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण निर्मिति कहा है तथा भाव संवेदना तथा मार्मिकता की दृष्टि से उसे बादल राग और यमुना के प्रति जैसी रचनाओं से कमजोर माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने द्विवेदी युग के कवियों और लेखकों से आरंभ करके नई कविता के कवियों, नए उपन्यासकारों तथा नाटककारों तक की समीक्षा की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनको इसी क्लास में कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में इनसे संबंधित कथनों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है। आज पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, व्याख्याता, मर्मी विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक और बहुश्रुत आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। सूर साहित्य द्विवेदी जी की प्रथम रचना है जिसमें उन्होंने प्रेम तत्व की जो व्याख्या की है और जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा के साथ सूर की राधा के प्रेम का जो सूक्ष्म पार्थक्य दिखाया है उससे उनका समीक्षक रूप प्रकट हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति मिली है, लेकिन उनका आलोचक व्यक्तित्व दबसा गया है। कबीर पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी का समीक्षक रूप उभर कर सामने आया है। आदि हिंदी साहित्य का आदिकाल ऐतिहासिक आलोचना कृति है। इसमें द्विवेदी जी ने हिंदी के आरंभिक साहित्य संबंधी उलझनों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आदिकाल को पढ़ने के लिए अगर कोई सबसे अच्छी बुक मानी जाती है तो वह हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो लिखित है इसी को माना जाता है। कालिदास की लालित्य योजना में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य का प्रयोजन मनुष्य को संकीर्णता से उठाकर उदार और विवेकशील बनाना है। दूसरे शब्दों में साहित्य का लक्ष्य मनुष्य को सर्वांगीण विकास की दिशाएं प्रदान करना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावावेग, कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इसे याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य सिद्धांत साहित्य का मूल्यांकन नहीं, साहित्य के मूल्यों की व्याख्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकार का दायित्व मनुष्यता का उन्नायक होना माना है। उन्होंने कहा है कि सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। पूछा जा सकता है यह कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संबंधी निश्चित मान्यता थी कि वह सरल और सहज हो ताकि साहित्य सरलता पूर्वक समझा जा सके। इसलिए उन्होंने निराला की दुर्गम व दुरूह भाषा शैली का विरोध किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं। कल की क्लास में हम डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और भी जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनके बारे में तथ्यों को पढ़ेंगे और फिर इन सभी के कथन को एक साथ देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।